दोस्तों नमस्कार। एक दो नहीं, दर्जन भर अधिकारी थे। उनके हाथ में जो फाइल थी, उस फाइल के भीतर जो लिखा हुआ था वह कोई नोटिस नहीं था, कोई सम्मन नहीं था, बल्कि सर्च वारंट का आदेश उनके साथ था। यानी मुख्यमंत्री के घर पर दिल्ली में सर्च वारंट के साथ ईडी के दर्जन भर अधिकारी पहुंचे थे। दरवाजा इस बार कोई बंद करने की स्थिति में था नहीं। तो फिर दरवाजा खुला और एक के बाद एक दर्जन भर अधिकारी भीतर चले गए और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं, अंदर से बाहर किसी को आने की इजाजत नहीं। और बाहर एक तरफ आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हों, उनके मंत्री हों, उनकी मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ पुलिस और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी थी। 144 धारा लगा दी गई थी। यह एक दृश्य है दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से ऐन पहले का। और इसके साथ ही एक सवाल कहीं बड़ा हो गया, क्या वाकई जिस दौर में चुनाव चौखट पर खड़ा है, उस दौर में दिल्ली की सत्ता यानी इस दौर में मोदी सरकार के सामने एक एक सीट का संकट है, तो दिल्ली की 7 सीट और पंजाब की 13 सीट यानी 20 सीटों पर तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है। इसके अलावे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सीटों का तालमेल 5 और सीटों पर हो चुका है। तो इस दौर में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें एक के बाद एक अदालत का दरवाजा खटखटाने के बावजूद और 22 अप्रैल की तारीख ईडी को दिए जाने के बावजूद आज ही जब हाईकोर्ट ने कहा हम इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी या होगी, हम ये नहीं कह सकते हैं, आपको ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। दरअसल 9 सम्मन पहले दिए जा चुके थे और आज माना जा रहा था कि 10वां सम्मन थमा दिया जाएगा, लेकिन यह अंदेशा किसी को नहीं था कि 10वें सम्मन का नहीं बल्कि अब गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। दरअसल आज अदालत के भीतर जो हुआ और इससे पहले 2 बरस से जो कुछ दिल्ली के भीतर चल रहा था, उसमें बार बार एक ही बात निकल कर आती थी, क्या वाकई इस दौर में चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो चले हैं कि राजनीतिक तौर पर कोई रिस्क इस दौर में केंद्र सरकार लेना नहीं चाहती है या बीजेपी नहीं लेना चाहती है, इसीलिए समूची की समूची व्यूहरचना चुनाव के इर्द गिर्द की गई। हर किसी को पता है कि आम आदमी पार्टी के 3 महत्वपूर्ण नेता जेल में हैं और जेल में नेता जब मौजूद है तो वहां पर अब मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जेल में होंगे। और इन सब के बीच यह ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया, सरकार जेल से ही चलेगी। तो क्या यह एक नई परंपरा होगी राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर, या फिर ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर उभर कर सामने आ चुकी है कि जेल के भीतर और बाहर की परिस्थितियां एक सरीखी हैं? क्योंकि आज जो अदालत के भीतर हुआ उसमें कोर्ट ने जो एएसजी या एसवी राजू थे जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उनको कोर्ट ने कहा कि आपको उन्हें गिरफ्तार करने से किसने रोका। बकायदा कोर्ट ने उनसे कहा आप उन्हें बैक टू बैक समन क्यों दे रहे हैं। इस पर राजू का जवाब था, जो कि ईडी की तरफ से पेश हुए थे वकील, उनका कहना था हमने कभी नहीं कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं, उनके पास शक्ति है, हम उन्हें जांच में आने को कह रहे हैं कि हम शायद अरेस्ट कर सकते हैं, शायद नहीं भी। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि वो संदिग्ध चश्मदीद हैं या आरोपी हैं, और मुझे आशंका है कि राजनीतिक वजहों से मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी होगी। यह आशंका आज दोपहर में ही व्यक्त कोर्ट के भीतर कर दी गई थी और शाम ढलते ढलते ईडी की मौजूदगी और रात होते होते गिरफ्तारी। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के भीतर चले, लेकिन उससे पहले एक नजारा जरूर देखना चाहिए जब ईडी की टीम पहुंची और बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे। Arvind Kejriwal! Arvind Kejriwal!
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। IBC संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। IBC संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरअसल इस शोर शराबे के बीच असल हकीकत है क्या, यह अभी तक सस्पेंस है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसों की पकड़ होनी चाहिए, जो नहीं हुई। इस दौर में जो मनी ट्रेल दिखलाया गया, वो मनी अगर चुनाव में उपयोग किया जा चुका है तो उसके प्रूफ भी नजर नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जो शराब नीति दिल्ली में बनी और उसके जरिए जो राजस्व के नुकसान का जिक्र किया गया, अगर उसको भी आप परखना शुरू करेंगे तब एक सवाल होगा, इतनी देरी क्यों लगाई गई? क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था और चुनाव के वक्त करप्शन को लेकर जब मोदी सरकार अपने तौर पर किसी को भी ना बख्शने का जिक्र करती है तो इसीलिए चुनाव से ऐन पहले यह पूरी कार्रवाई की गई? इन दोनों सवालों के बीच एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वह कौन सी डील थी जिस डील को केजरीवाल ने नहीं माना। केजरीवाल अगर अपने बूते चुनाव लड़ते, यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नहीं होते, कांग्रेस के साथ दिल्ली और दूसरी जगहों पर कोई समझौता नहीं करते और पंजाब के भीतर भी वो अपने बूते हैं और विपक्ष के तौर पर वहां कांग्रेस है, यानी स्ट्रेटेजिकली चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो या देश के भीतर इंडिया की मौजूदगी हो, वहां पर केजरीवाल की गैर मौजूदगी ठीक उसी तरीके से क्यों नहीं हो सकती थी जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी राह पर निकल पड़ी? तो क्या केजरीवाल पर भी वही रास्ता अपनाने का दबाव था और केजरीवाल नहीं मान रहे थे, या केजरीवाल जानते थे कि दरअसल जो राजस्व का नुकसान शराब नीति के जरिए हुआ है, उसके आसरे इस दौर में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस अगर दर्ज किया है तो वो कार्रवाई कर सकती है, इसीलिए इंडिया गठबंधन की जरूरत उन्हें भी थी। ये दोनों दो परिस्थितियां हैं, लेकिन एक क्षण के लिए जरा उस सफर पे निकलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया यानी दिल्ली के डिप्टी सीएम गिरफ्तार होते हैं और जिस दिन गिरफ्तार होते हैं उस दिन संसद के भीतर तमाम राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, संसद के बाहर निकलकर इस बात का ऐलान करते हैं कि ईडी राजनीतिक तौर पर किस तरीके से काम कर रही है। वो ज्ञापन राष्ट्रपति को भी दिया जाता है, यानी पहली बार इस देश के भीतर संसद के भीतर बाहर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन तमाम जगहों पर ईडी का जिक्र सांसद कर रहे हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन। और ये तमाम सांसद जो अलग अलग राजनीतिक दलों के थे, सभी पार्टियों से जुड़े किसी ना किसी नेता का नाम ईडी की फाइल में है जो हर किसी ने देखा परखा है। तो क्या एक गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को मान जाना चाहिए था? उसके बाद 4 अक्टूबर को संजय सिंह इसी मामले में गिरफ्तार होते हैं और आज 21 मार्च जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, इससे ठीक 2-3 दिन पहले जो प्रेस रिलीज ईडी ने जारी की उसमें एक बात का जिक्र किया। उसने कहा कि जो केसीआर की बेटी के कविता, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके जरिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए देने का जिक्र है। अब यहां पर सवाल है कि वह 100 करोड़ रुपए कहां गए? क्या वो कहीं पर भी मिले, किसी बैंक खाते में मौजूद थे, किसी के पास मौजूद थे, या फिर यह एक अपने तरीके से बनाई गई रकम है? और इसी के जरिए यह भी बात कही गई कि तकरीबन 350 करोड़ का पूरा खेल इस दौर में हुआ है। अगर इस पूरी परिस्थिति को एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो 22 मार्च 2021 को डिप्टी सीएम उस वक्त के मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। उसके बाद 19 नवंबर 2023 को शराब के कारोबार से सरकार ने खुद को अलग किया और बिजनेस यानी प्राइवेट हाथों में पूरे तरीके से सौंप दिया। दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड कर दिया और कहा हर जोन में 27 दुकानें खुलेगी। और इस पूरे राजस्व को जब टटोला गया तो उसके बाद जो मुख्य सचिव उस दौर में नरेश कुमार थे, वो 8 जुलाई 2022 को बकायदा लेफ्टिनेंट जनरल जो दिल्ली के थे वीके सक्सेना, उनको एक रिपोर्ट देकर कहते हैं कि दरअसल ये गड़बड़ी हुई है, ये पूरा घोटाला है, स्कैम है। और एलजी ने उस वक्त
कहा कि ना मुझसे पूछा गया, ना कैबिनेट में मंजूरी ली गई, तो यह पूरा मामला सीबीआई जांच के हवाले किया जाता है। और यहीं से बात निकलती है और 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी केस दर्ज करती है। आरोपी बनाती है मनीष सिसोदिया को, 3 रिटायर्ड अफसर को, 9 बिजनेसमैन को, 2 कंपनियों को, और 28 अगस्त को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लेती है। और उसके बाद से देखिए 28 अगस्त से लेकर 21 मार्च तक की परिस्थितियों के भीतर जो राजनीतिक घटनाक्रम इस देश के भीतर लगातार उफान पर थे, उसमें कर्नाटक चुनाव के बाद एक अंदेशा बीजेपी को हो चला था कि क्या इस चुनाव का असर आने वाले वक्त में बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा। और यह दिल्ली में 2024 के चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की सत्ता पर भी पड़ेगा। और यहीं से बात शुरू हुई, क्योंकि इंडिया गठबंधन का बनना, उसके भीतर की वाहपो की स्थिति, नीतीश कुमार का वापस चले जाना, ममता बनर्जी का एकला चलो का नारा लगाना, और इन परिस्थिति में मायावती का हाशिए पर रहना, दरकिनार खुद को कर लेना और कहना कि हम इंडिया के साथ शामिल नहीं होंगे। इन परिस्थिति में माना जा रहा था कि केजरीवाल को ऑफर बड़ा साफ और सीधा था कि आप अपने बूते लड़िए, राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल ना खड़े होइए, क्योंकि आप अलग तौर पे खड़े होंगे तो वोट बटेंगे। यह मैसेज बड़ा साफ है। और इस मैसेज की हकीकत के पीछे आज जब गिरफ्तारी से ऐन पहले दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री जो बाहर जमा थे, उनकी जुबान पर एक ही बात थी कि यह राजनीतिक साजिश है। जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है। और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी जो उनके मालिक हैं, कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो कोर्ट का सम्मान करते तो आज ही धमक बढ़ने की क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने नोटिस दे दिया तो वो क्यों इस फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक साजिश है और वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये सर्वविदित है। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला, 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, क्यों? डर ये है इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना है। यह सवाल तो है, क्योंकि संसद के भीतर संजय सिंह का मोदी विरोधी रुख को अपनाना, दिल्ली के भीतर केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया की मौजूदगी राजनीतिक तौर पर जो असर दिखाती थी, चाहे वो स्कूलों को लेकर ही क्यों ना हो, उसने कई सवाल खड़े किए थे। और अब अरविंद केजरीवाल के जो भी राजनीतिक प्रयोग रहे और उसके साथ अगर शराब नीति की गड़बड़ियां उभर कर आई, तो भी राजनीतिक तौर पर किसी दूसरे नेता को पनपने ना देने की स्थिति में इस दौर में भारत की राजनीति जा चुकी है। और यह एक ऐसी राजनीति है जो यह नहीं देखती है कि दरअसल कोई मुख्यमंत्री है, कोई सांसद है या कोई बड़ा राजनीतिक दल है तो उसके अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाए, जो कांग्रेस के साथ हुआ। और कांग्रेस को आज खुलकर सामने कहना पड़ा कि दरअसल यह डेमोक्रेसी को फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन बात इसके आगे की है कि दरअसल तेलंगाना के भीतर बीआरएस की मौजूदगी कहीं ना कहीं डेंट करती, क्योंकि बीआरएस के तमाम वोट शिफ्ट हो जाएंगे कांग्रेस के पास। और यह बात तेलंगाना के भीतर निकल पड़ी थी कि अगर बीआरएस समझौता बीजेपी के साथ कर रही और बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए अगर बीआरएस के साथ खड़ी है, तो उसमें एक मोटी लकीर खींचने की जरूरत बीजेपी को थी। और इसीलिए के कविता की गिरफ्तारी 15 तारीख को हुई। 15 तारीख को नहीं, यह गिरफ्तारी उनकी 15 मार्च को हुई। वो एमएलए हैं। उसके बाद यह बात बहुत साफ थी कि अब गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की भी होगी। यानी राजनीतिक तौर पर दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब के भीतर 13 सीटें, और इस दौर में भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके जरिए तो वोट नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही पंजाब के भीतर वोट मिल सकता है। तो फिर किसानों का आंदोलन हो या इस दौर में जो भी कल्याणकारी योजनाएं अपने तौर पर
चाहे वो रेवड़ियों के जरिए ही क्यों ना हो, जो पंजाब के भीतर भी प्रयोग किए गए और दिल्ली में भी प्रयोग किए गए, उसका असर अगर वोटरों पे है तो क्यों नहीं उसके नायक को ही जेल में बंद करप्शन के आधार पर करना चाहिए। और यह एक ऐसा राजनीतिक मूव था जिसको लेकर बार बार सवाल बीजेपी के भीतर भी उठ रहे थे कि आखिर एक के बाद एक सम्मन दिया जा रहा है लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, और राजनीतिक तौर पर बार बार बाहर यह संवाद बनता है कि दरअसल यह मिला जुला खेल चल रहा है। और ध्यान दीजिए, तो यह मिला जुला खेल चल रहा था क्योंकि ऐसा संभव होता नहीं है सामान्य तौर पर। हालांकि 10 सम्मन हेमंत सोरेन को भी दिए गए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनके परिवार की सीता सोरेन जो है निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर लेती। और यह बात दिल्ली के तमाम नेताओं के भीतर खुद आम आदमी पार्टी कहने से चूकी नहीं कि उसके तमाम विधायकों को बार बार ऑफर किया जा रहा, और यह ऑफर जेल में बंद मनीष सिसोदिया को भी किया गया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। और अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस 2 नवंबर को भेजा गया था, उसके बाद दूसरा नोटिस 21 दिसंबर को भेजा गया, तीसरा नोटिस जनवरी के महीने में 3 तारीख, चौथा नोटिस 17 जनवरी को। उसके बाद फरवरी के महीने में 4 नोटिस और दिए गए, 2 फरवरी को, 22 फरवरी को, 26 फरवरी को, 27 फरवरी को, और 17 मार्च को जो एक और नोटिस भेजा गया। उसके बाद यह माना जा चुका था कि अब जेल का रास्ता ही अरविंद केजरीवाल को लेकर जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। समझौते की दृष्टि से गठबंधन को लेकर और इस दौर में वह जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिन बातों का जिक्र खुले तौर पर कर रहे हैं, उससे सवाल यह था कि इस दौर में सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल की मौजूदगी, उनकी उत्पत्ति आंदोलन के जरिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके राजनीतिक प्रयोग ठीक वैसे ही थे जो दूसरे राजनीतिक दल अपनाते थे। लेकिन उसमें एक कदम बिजली पानी को लेकर जब वो आगे बढ़े, उसके बाद स्कूल और हॉस्पिटल को लेकर आगे बढ़े, तब यह सवाल खड़ा हो गया, क्या यह चुनौती दिल्ली के लिए तो नहीं बनेंगे। हालांकि केजरीवाल आंदोलन की शक्ल में पार्टी नहीं चला रहे थे। इस दौर में जो शराब नीति बनी उसको भी चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह कोई नहीं जानता है। जो भी गड़बड़ियां इस दौर में स्कूल को लेकर आ रही हो, या मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आ रही हो, या अस्पतालों को लेकर आ रही हो, यह भी सवाल था कि आखिर में वह राजनीति ही कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति। और यहीं पे सवाल उठा कि यह राजनीति अगर इसी रूप में चलती रही, जो कॉकटेल है आंदोलन और राजनीति के बीच का, एक पढ़े लिखे आईआईटीएन का और उसके जरिए राजनीति साधने का, तो इसे रोकने की जरूरत है। इसीलिए दिल्ली के भीतर जो बड़े तादाद में वोटर भी हैं आम आदमी पार्टी के, उनको लेकर भी एक भय था कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो किस तरह की स्थिति बन सकती है। इसलिए बिल्कुल एक लिहाज से कहिए, पुलिस अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी जिस बड़ी तादाद में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से ऐन पहले नजर आई, वो ये बताने के लिए काफी थी कि किसी भी चीज को लेकर इस दौर में केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय तैयार है। Stopping any kind of coercive action which could have been taken against Aditya. तो दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी और उसके बाद कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के वकीलों ने खटखटा दिया है। जाहिर है कल वहां भी सुनवाई होगी, लेकिन इन परिस्थितियों ने 3 ऐसी स्थिति इस देश के भीतर सामने लाकर रख दी है जो शायद इस देश में चुनावी लोकतंत्र को लेकर
कई सवालों को खड़ा करती है। पहला सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या वाकई अगर केंद्र सरकार के पास जो ताकत है उसके सामने कोई हैसियत राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नहीं होती है, और अपने तौर पर अगर राजनीति को साधने के लिए सरकार निकल पड़े केंद्र की, तो फिर राज्यों की अपनी गवर्नेंस कोई मायने नहीं रखती है। दूसरा सवाल दिल्ली से जुड़ा है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है। उससे ज्यादा अधिकार एलजी के पास है, वो एलजी जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जब अधिकारों को चुनी हुई सरकार को सौंपती है, तो संसद में अगर विधेयक लाकर उसको अपने हाथ में ले लिया जाता है, तो यह मैसेज बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर पर हम किसी भी दूसरी ताकत को खड़े होने नहीं देंगे। और तीसरा सवाल गिरफ्तारी का है, जेल भेजने का है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो और कितने भी लंबे वक्त तक किसी को भी जेल में रखा जा सकता है, यह मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आज तक नजर खुल कर आया है। और बाकायदा यह सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी कहा गया कि क्या वाकई ईडी को इतने लंबे वक्त तक किसी को गिरफ्तार कर जेल में बंद रखने की इजाजत है, या उसके पास यह अधिकार है। और उस अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल ईडी को लेकर किए हैं। तो इन तीन सवालों के इर्द गिर्द एक ही सवाल इस दौर में बसता है कि दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यह बेहद खास चुनाव है, और इसमें एक एक सीट, एक एक वोट कितने मायने रखते हैं, और उसमें ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी हो और प्रभाव भी डाल सकें वोटरों पर, वो बाहर कैसे खुले तौर पर घूम सकते हैं। वो जेल में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।